गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम रोज की तरह ताजा तरीन खबरों से शुरुआत करेंगे। जैसा कि हर रोज हम आपको हर एक फील्ड से खबरें पहुंचाते हैं और आज भी हम उसी तरह से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें 17 अक्टूबर है। आज नवरात्र की शुरुआत है। पहला नवरात्र का उपवास जो है लोगों ने रखा है और एबी स्टार न्यूज नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं अपने व्यूअर्स को देता है। इसके साथ हम अब शुरुआत करेंगे आज की ताजा तरीन खबरों की, लेकिन उससे पहले कोरोना अपडेट ले लेते हैं एक बार कि पिछले 24 घंटों में क्या आंकड़ा रहा है और किस तरीके की स्थिति रही है। तो ये आंकड़ा हम अगर देखें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 62,212 रही है, यानी कि 62,212 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं पिछले 24 घंटों में। वहीं अगर हम बात करें अब तक के आंकड़े की तो ये आंकड़ा रहा है 74,32,000। 74,32,000 अब तक का आंकड़ा है। कोरोना संक्रमित मरीज इतने पाए गए हैं। वहीं अगर बात करें इनमें से कितने एक्टिव केसेस हैं, तो एक्टिव केसेस की बात करें तो 7,95,087 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। अभी आपको बता दें 74,32,000 ये जो आंकड़ा है, इसमें से 7,95,087 लोग कोरोना से अभी भी जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि किस तरीके से इलाज चल रहा है उसको देखते हुए अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो काफी कम होते जा रहे हैं। अगर हम बीते दिन की बात करें तो 8 लाख के करीब ये आंकड़ा था। आज बात करें तो 7 लाख के करीब ये आंकड़ा है। वहीं अगर हम रिकवरी रेट की अब बात कर लें तो रिकवरी रेट जो है काफी बेहतर होता जा रहा है। अब तक के आंकड़े की बात करें कितने लोग अभी तक कोरोना को मात दे चुके हैं, तो ये आंकड़ा होगा 65,24,000। जी हाँ, 65,24,000 लोग हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। उसके बाद पिछले 24 घंटों में कितने लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ये आंकड़ा है 70,816 का, यानी कि 70,816 लोग कोरोना को पिछले 24 घंटे में मात दे चुके हैं। मौत के आंकड़े की अगर बात करें तो 1,12,998 ये लोग वो हैं जो अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में अगर बात करें तो 837 लोग हैं जिनकी कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटों में जान गई है। अब साथ ही साथ हम राज्यवार तरीके से अब बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति रही है राज्यों की। महाराष्ट्र की सबसे पहले बात करें तो महाराष्ट्र में शुरुआत से ही कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़े और आज ये स्थिति है कि महाराष्ट्र शुरू की तरह अभी भी नंबर 1 स्टेट ही है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम अन्य स्टेट्स की बात करें, शुरुआत में महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का नाम था जहां काफी रिकवरी देखी गई, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला और दिल्ली, ये कुछ स्टेट्स हैं, टॉप स्टेट्स जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 है। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, कर्नाटक की बात कर लेते हैं। ये राज्य वो है जहां पर रिकवरी रेट तो ठीक है, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी। अब हम खबरों की बात कर लेते हैं, चूंकि हम गुड मॉर्निंग भारत में हर बार न्यूज़पेपर की टॉप न्यूज लेते हैं, तो आज हम दैनिक जागरण के अनुसार देखें कि कौन सी टॉप न्यूज है। तो ये टॉप न्यूज है, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी गई है। इस खबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। नवरात्र के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। जगत जननी मां जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। जय माता दी। बता दें कि नवरात्रि से पहले दिन नवरात्रि का जो पहला दिन है, मां दुर्गा के शैल पुत्री स्वरूप की पूजा होती है इस दिन। और इस दिन ट्वीट करके खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और अच्छे भविष्य की कामना भी की है। अब हम बात कर लेते हैं अगली खबर की। चूंकि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत है, तो हमने पहली खबर अपने आप को यही बताई। इसके बाद जो खबर है तो बलिया मर्डर केस को लेकर हम इसके बारे में बात करेंगे।
बलिया हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम और सीओ के बाद अब 3 एसआई समेत पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। इस खबर की बात करें तो रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान को लेकर बवाल हुआ था और हत्याकांड में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ ने बड़ी कार्रवाई की थी। एसपी ने शुक्रवार की शाम पूरी घटना में कठोर कदम उठाते हुए पुलिस की भूमिका की जांच करने के बाद रेवती थाने पर तैनात एसआई सदानंद यादव, श्रीकांत पांडे और कमलानंद सिंह और 5 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही और भी आगे सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ ने पूरे घटना में पुलिस की भूमिका की जांच करने के बाद रेवती थाने पर तैनात एसआई सदानंद यादव, श्रीकांत पांडे और कमलानंद सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। तो बता दें 15 अक्टूबर को दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में खुली बैठक के बाद बवाल हो गया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह के लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग में जयप्रकाश पाल की मौत हो गई थी। पुलिस के जवानों ने गोली चलाने के वाले धीरेन्द्र को पकड़ भी लिया था, लेकिन फिर वो भाग निकला। इससे पुलिस की काफी किरकिरी हुई। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही एसडीएम बेरिया सुरेश चंद्रपाल और सीओ चंद्रकेश सिंह को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद अब अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है। अगली खबर के बारे में हम बात करेंगे तो ये यूपी के पीलीभीत से खबर होगी। पीलीभीत में रोडवेज बस और बोलेरो की आमने सामने टक्कर, 8 की मौत और 40 घायल। ये बड़ा हादसा यूपी के पीलीभीत में हुआ है। इस खबर के बारे में अगर हम बात करें तो 8 लोगों की मौत और 40 लोग घायल हुए। खबर के अनुसार इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके, कई सड़क हादसे ऐसे हुए हैं जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। और अगर हम आज के इस हादसे की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दर्दनाक हादसा हुआ। पूरनपुर खुटार हाईवे पर तड़के करीब 3 बजे गांव बारी बुझिया के पास रोडवेज बस और बोलेरो की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें 8 लोगों की मौत हुई है और 40 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 11 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि बस की छत ही अलग हो गई, बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। मुख्यमंत्री और साथ में अन्य नेताओं ने भी दुख जताया। अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार के लोगों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसके साथ ही घायलों के समुचित इलाज का निर्देश भी दिया है। अगली खबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये खबर हम देखेंगे हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहली खबर कौन सी होगी? तो पहली खबर हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग कोरोना को लेकर, इस खबर को अगर लेकर हम बात करें तो अब खत्म हो रहा कोरोना का कहर, अक्टूबर के पहले 15 दिन सुकून भरे, नए केसों और मौतों में आई बड़ी गिरावट। ये खबर सुकून भरी जरूर लग रही है, लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी बता दें, अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर और बताई थी कि जो कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए थे, जिन्होंने कोरोना को मात दी थी, उनमें दोबारा से कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है। और अगर भारत की हम बात करें तो 3 ऐसे पेशेंट्स पाए गए थे जो दोबारा से कोरोना संक्रमित हो गए, यानी कि वो एक बार कोरोना को मात दे चुके थे, अब फिर से कोरोना की चपेट में आ गए। और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार अभी पूरी दुनिया में ऐसे काफी मरीज पाए गए हैं जो कोरोना को मात देने के बाद भी कोरोना की चपेट में आए हैं, जबकि शुरुआत में ऐसा कहा गया था कि अगर कोरोना की चपेट में कोई इंसान आता है और अगर वो कोरोना को मात देता है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज का निर्माण होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अब अगर ऐसे दोबारा से कोरोना की चपेट में मरीज जा रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि किस तरीके से हमें खुद को सुरक्षित रखना होगा। लेकिन बहरहाल इस खबर की हम बात करें तो भारत में कोरोना वायरस का कहर अब कम होता नजर आ रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों और मौतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अक्टूबर के पहले 15 दिन में जिस तरह कोरोना के ट्रेंड को देखा गया,
उसके हिसाब से सुकून है, क्योंकि आंकड़े काफी कम होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे भले ही वो कोरोना संक्रमितों के आंकड़े रहे, चाहे भले ही वो मौत के आंकड़े रहे हो। आंकड़ों की माने तो देश में कोविड-19 मामलों और मौतों में अक्टूबर के पहले 15 दिनों की अवधि में औसतन 18% की गिरावट देखने को मिली है। अक्टूबर के पहले पखवाड़े में कोरोना संक्रमण के मामलों में 18% की गिरावट देखी गई, जबकि मौतों में लगभग 19% की गिरावट आई है। तो किस तरीके से आंकड़े कम हो रहे हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल आंकड़े काफी ज्यादा कम होते हुए नजर आ रहे हैं और सुकून भरी खबर है, इसको हम मानेंगे। और भारत ने इस महीने में पहले 15 दिनों में 10,55,068 कोरोना संक्रमित मरीज जो है कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए, जो कि राज्य सरकारों से मिले दैनिक आंकड़ों के अनुसार अगस्त के दूसरे हाफ में के बाद 15 दिनों का सबसे कम आंकड़ा सितंबर के दूसरे हाफ के जो केस की संख्या थी वो 18.4% से कम थी। तो इस तरीके से आंकड़ा देखा जा रहा है, ये राहत भरी खबर है, क्योंकि कोरोना को देखते हुए डर काफी फैल चुका था, लेकिन आज के वक्त में लोग राहत महसूस कर रहे हैं और खुद भी उनको मेंटेन रखने के बाद सुरक्षित महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसा कि शुरुआत से ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, ये 3 चीजें कही थी कि इसका उपयोग जरूर करें। आप बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करते हैं तो आप खुद को सुरक्षित रखेंगे कोरोना से। तो ऐसे में अभी वैक्सीन का जब निर्माण नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा, खुद को सुरक्षित रखने के लिए सैनिटाइजर, मास्क का उपयोग करना ही होगा। तो चलिए अगली खबर की अब हम बात कर लेते हैं। ये खबर हम लेंगे पॉलिटिक्स फील्ड से। दैनिक जागरण के अनुसार पॉलिटिक्स में कौन सी पहली खबर होगी वो आपको बता दे तो ये खबर शिवराज का कमलनाथ पर निशाना। मध्य प्रदेश की हम पहली खबर आपको बताएंगे। शिवराज का कमलनाथ पर निशाना, बोले मिस्टर 15% किसे कहा जाता है दुनिया जानती है। इस खबर के बारे में हम पूरी बात कर ले तो मुरैना के सुमावली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी खुद को मिस्टर क्लीन कहते हैं, लेकिन दिल्ली में मिस्टर 15% किसे कहा जाता है कमलनाथ जी ये दुनिया जानती है। कमलनाथ ने पूरे प्रदेश को तबाह बर्बाद कर दिया है। 2 दिन पहले सुमावली की ही बाचीनी में हुई सभा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा था कि उनके राजनीतिक जीवन में किसी ने भ्रष्टाचार के मामले में उन पर उंगली नहीं उठाई। शिवराज की तरह उनके साथ डंपर कांड, व्यापम घोटाला, जिस तरीके से व्यापम घोटाला और ई टेंडर घोटाला नहीं जुड़ा है, इसका जवाब देते हुए शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक करने का महापाप कमलनाथ ने किया है और साथ ही साथ कई और बातें कही जिनको लेकर ऐसा कहा जा सकता है कि एक बड़ा सियासी खेल तैयार कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके के घोटाले बताए गए, चाहे वो व्यापम घोटाला रहा हो, चाहे ई टेंडर घोटाला रहा हो, सारे इल्जामात एक तरीके से पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और अब हम अगर सीएम शिवराज की बात कर लें तो उन्होंने सभा में उन पर जो निशाना साधा, साफ कहते हुए कि मिस्टर 15% किसे कहा जाता है कमलनाथ जी ये दुनिया जानती है, तो इस तरीके से वो तंज कसते हुए नजर आए। अगली खबर के बारे में हम बात करेंगे। बता दें कि किस तरीके से खबरों को लेकर अगर हम बात करें तो शुरुआत से हमने कोरोना को लेकर बात की। अब अगर हम बात करेंगे तो ये खबर हम महाराष्ट्र में जो भारी बारिश हुई है उसको लेकर बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने ली 47 की जान, कर्नाटक में स्थिति गंभीर। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों के सीएम से की बात। भारी बारिश और बड़े बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से कर्नाटक के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात शुक्रवार को भी गंभीर बने रहे, जबकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के पुणे
औरंगाबाद और कोंकण डिवीजन में भारी बारिश और बाढ़ से पिछले 3 दिनों में 47 लोगों की जान जा चुकी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान भी देखा गया, लाखों हेक्टेयर फसलों को नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बाद पीएम मोदी ने कहा है कि जिस भी तरीके की मदद होगी वो की जाएगी और जिस भी तरीके से उनको मदद चाहिए हो वो बताएं, क्योंकि दोनों राज्यों से बात की गई है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम खुद तो कोशिश करेंगे ही मदद पहुंचाने की, और साथ ही साथ आपको अगर किसी भी तरीके की मदद चाहिए तो आप भी बताएं। अब हम बात कर लेते हैं बिहार चुनाव को लेकर। तो बिहार चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे पहले 3 तारीखों का नाम आता है। 18 जिस तरीके से 3 तारीखों के नाम आपको बता दें, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर। तो ये 3 तारीखें जब मतदान होना है। बिहार में आज रैलियों का दिन है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव ने नामांकन किया, लालू तेजस्वी पर हमलावर हुए नड्डा। इस खबर को लेकर अगर हम बात करें तो ये खबर बिहार चुनाव में जो रैलियां शुरू हो रही हैं, प्रमोशंस हो रहे हैं, शुरुआत से ही अगर देखा जाए तो काफी घमासान युद्ध, सियासी युद्ध जिसे कहेंगे, वो देखने को मिला। लेकिन आज के वक्त में अगर देखें तो तेजी से मतदान की जो तारीख है वो पास आ रही है और साथ ही साथ तैयारियां जो थी वो काफी अच्छे से की गई थी। लेकिन नतीजा क्या रहेगा ये तो 10 नवंबर को पता चल ही जाएगा। आज के वक्त में अगर बात करें तो अब सिर्फ रैलियां की जा रही हैं। अगली खबर की हम बात कर लेते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट फील्ड से हम खबर लेंगे। पहली खबर कौन सी रहेगी एंटरटेनमेंट फील्ड में, वो हम आपको बता दें। बिग बॉस को लेकर अगर बात करें तो बिग बॉस को लेकर काफी सारी खबरें सामने आई थी कि इस बार का बिग बॉस काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो सीजन 14 की शुरुआत हो चुकी है। बिग बॉस के घर में काफी कुछ अलग देखने को मिला है। सीनियर जूनियर का जो है गेम देखने को मिला है। अब क्या चल रहा है वो हम आपको बता दें। घर से बाहर आने के बाद सारा गुरपाल ने बताई अंदर की बात, एविक्शन पर दिया रिएक्शन। बिग बॉस के 14th सीजन के सबसे जल्दी पंजाबी एक्टर सिंगर सारा गुरपाल का सफर खत्म हो चुका है। सारा ने घर के बाहर होने के बाद एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो फैंस का सपोर्ट और प्यार के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अनफेयर एविक्शन को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि ये टास्क पूरे किए गए थे मेरे द्वारा, लेकिन फिर भी मेरा एविक्शन हुआ है, ये अनफेयर है। तो चलिए अब अगली खबर की बात कर लेते हैं हम। तो किस तरीके से हम अगली खबर लेंगे वो बिजनेस फील्ड की जो खबर है वो आपको बता देते हैं हम। भारत में 58% कर्मचारी अब भी वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में, घर से काम करना आ रहा है पसंद। ऐसा सर्वे किया गया है। एक अध्ययन में कहा गया है कि अब भारत में जो वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली थी वो काफी पसंद की जा रही है और 58% कर्मचारी अभी भी वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में है। बता दें कि जब से लॉकडाउन लगा था और कोरोना से बचाव की वजह से साफ कहा गया था कि जितने काम घर से हो सके वो घर से किए जाएं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम, और वो काम अभी भी किए जा रहे हैं। तो 58% लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में है। खबर को लेकर बात कर लें तो एक ग्लोबल स्टडी में ये बात सामने आई है कि 52% कर्मचारी और 64% प्रबंधन स्तर के अधिकारी घर से काम करने के नए तरीके को काफी पसंद कर रहे हैं और उसे तरजीह भी दे रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए लागू लॉकडाउन के बाद अधिकतर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी। कर्मचारी इस नए माहौल में ढल रहे हैं और फिलहाल घर से काम को ही तरजीह दे रहे हैं। कॉर्पोरेट कर्मचारियों के बीच द वर्क सर्वे को 1 से 10 सितंबर के बीच क्लाउड आधारित कार्य करने वाली कंपनी सर्विस नाउ ने किया। इसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड, भारत, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 500 से अधिक कंपनियों ने, माफ कीजिएगा, 500 से अधिक कंपनियों के 8,100 कार्यालय पेशेवरों के बीच किया गया। इसके अलावा इन कंपनियों ने 900 के करीब शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारी मसलन सीईओ, सीटीओ, सीएफओ
इन सभी में का हिस्सा था और इन सभी ने बताया कि किस तरीके वर्क फ्रॉम होम फायदेमंद है और इस वक्त अगर वो घर से काम कर रहे हैं तो अपना काम भी ठीक से कर पा रहे हैं और कोरोना से भी खुद को सुरक्षित रख पा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि वर्क फ्रॉम होम को आगे कितना बढ़ाया जाता है, क्योंकि 58% इस स्टडी के अकॉर्डिंग लोगों का नाम सामने आया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसको आगे भी कंटिन्यू रखा जाए। तो क्या भारत में वर्क फ्रॉम होम इसी तरह से चलता रहेगा या फिर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो देखने वाली बात होगी। अगली खबर के बारे में बात करेंगे हम बिजनेस फील्ड से ही। तो ये खबर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इस खबर को लेकर हम आपको बताएंगे। होगा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये बजट, तो क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें, ये बताएंगे हम आपको। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को 2021 से 22 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया ऐसे समय से शुरू हुई है जब कोविड-19 संकट से प्रभावित आर्थिक वृद्धि को गति देने की जरूरत है। आगामी वित्त वर्ष का बजट काफी महत्वपूर्ण है। इसमें महामारी से प्रभावित राजस्व संग्रह, विनिवेश, व्यय, निर्यात और खाद्य वस्तुओं की कीमतों समेत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर गौर करने की जरूरत होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के अनुसार इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3% की गिरावट आने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष के दौरान 9.5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिलेगी। तो किस तरीके का और इसमें क्या कुछ रहेगा वो हम आपको बताएंगे जब भी अभी हम आपको ये बता दें कि बजट बनाने की जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें मोदी सरकार के ये दूसरे कार्यकाल का ये बजट रहने वाला है और क्या कुछ खास रहेगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अब हम अगली खबर की बात करें तो हम ये खबर लेंगे टेक ज्ञान से। अमेज़न पर सेल शुरू होने वाली है। तो जैसा कि हमने बीते दिन आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू हो गई है 16 अक्टूबर से। अगर हम बात करें तो अमेज़न की, तो अमेज़न पर अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 5,000 रुपए से कम कीमत में बेस्ट डील मिल रही है। तो अगर आप भी इस त्योहारी सीजन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन शॉपिंग जरूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें काफी अच्छे डील्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपका मन है ऑनलाइन शॉपिंग का और बेस्ट डील्स देखने का तो अमेज़न पर आप विजिट कर सकते हैं। टेक ज्ञान में अगर हम अगली खबर की बात करें तो हम एमआई के फ़ोन्स की बात करेंगे, क्योंकि अगर फ़ोन्स की बात करें तो अक्सर लोग सोच रहे होते हैं कि कौन-सा फ़ोन लें, कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो उनके लिए हम ये खबर बताएँगे। भारत में एमआई 10T और एमआई 10T प्रो की शिपिंग 3 नवंबर से शुरू होगी। इस फ़ोन के बारे में अगर हम बात करें, तो हाल ही में भारतीय बाजार में एमआई 10T और एमआई 10T प्रो स्मार्टफ़ोन को लॉन्च किया गया है, जो कि परफ़ॉर्मेंस के साथ ही यूज़र्स को शानदार कैमरा क्वालिटी का भी खास अनुभव प्रदान करेंगे। लॉन्च के दौरान कंपनी ने घोषणा की थी कि ये दोनों स्मार्टफोन भारत में प्री बुकिंग के आधार पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ लॉन्च के बाद इन्हें प्री बुकिंग के लिए भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि कंपनी ने इनकी शिपिंग को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी थी। और अब बता दें कि शिपिंग जो है 3 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। फोन के बारे में बात करें तो कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट mi.com पर दी गई जानकारी के अनुसार एमआई 10T और एमआई 10T प्रो की शिपिंग 3 नवंबर से शुरू होगी। कीमत पर नजर डालें तो एमआई 10T के 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज की कीमत 35,999 रुपए है, जबकि 8 GB रैम और 128 स्टोरेज वेरिएंट को भारत में 37,999 रुपए में लॉन्च किया जा रहा है। ये कीमत है एमआई 10T की। वही अगर हम बात करें एमआई 10T प्रो की तो 8 GB प्लस 120 GB स्टोरेज मॉडल मौजूद है। इसकी कीमत है 39,999 रुपए। वहीं अगर बात करेंगे हम अगले वेरिएंट की तो कुछ अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन खास बात इसमें यह है कि काफी अच्छा क्वालिटी है। और अभी की बात करें तो हाल ही में ये फोन लॉन्च किया गया है और 3 नवंबर से इसकी शिपिंग शुरू भी हो जाएगी। अगली खबर के बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो टोयोटा अर्बन क्रूजर, हम ऑटो फील्ड से बात करेंगे तो ये टोयोटा अर्बन क्रूजर का पहला बैच हुआ डिस्पैच, जल्द मिलेगी ग्राहकों को डिलीवरी। तो इस खबर के बारे में बात करें तो शुक्रवार को की गई घोषणा के अनुसार फेस्टिव सीजन से पहले ही कंपनी ने टोयोटा अर्बन क्रूजर का पहला बैच डिस्पैच कर दिया है। और अभी हाल ही में कंपनी की तरफ से जारी किए एक प्रेस नोट में जानकारी दी गई कि अगस्त 2020 में बुकिंग शुरू होने के बाद ही अर्बन क्रूजर को ग्राहकों का एक जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो देखने वाली बात होगी और किस तरीके से ये अर्बन क्रूजर लोगों को पसंद आती है, क्योंकि अगर अभी की बात करें तो ये बैच डिस्पैच कर दिया गया है और साथ ही साथ लोगों को काफी पसंद आ रही है। तो अर्बन क्रूजर को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो गुड मॉर्निंग भारत में हम शुरुआत से लेकर आप तक की अगर बात करें तो हम कोरोना अपडेट से शुरुआत करते हैं और हर एक फील्ड की कोशिश करते हैं आप तक खबर पहुंचे, क्योंकि अगर भारत में हम बात करें तो सुबह सुबह न्यूज पेपर पढ़ने का रिवाज है और वो रिवाज हम अपने इस शो गुड मॉर्निंग भारत के जरिए पूरा करते हैं। तो आज हमारी फिलहाल इस शो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।